गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की। हमने कहा था 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं और 3 प्रकार की क्या होती है, विकृति होती है। 3 प्रकार के प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृति, तो 3 प्रकार के ही क्या होगा, प्रत्यास्थता गुणांक होगा। ठीक है ना। पहला था यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, जिसमें हमने अनुदैर्घ्य प्रतिबल लिया था, अनुदैर्घ्य ही विकृति ली थी। अब दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है के। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के क्या होता है इधर समझना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में हमने कहा है प्रतिबल तो लेंगे अभिलंब। अभिलंब कौन सा होता है? लंबवत दिशा में लगता है। अभिलंब तो प्रतिबल लेंगे और अभिलंबवत दिशा में बल लगाने पर विकृति कहाँ उत्पन्न होगी? आयतन में। तो परिभाषा बनेगी प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल यूं लगाएंगे तो वस्तु के आयतन में ही तो कमी होगी। ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत दूसरा तो प्रतिबल लेंगे अभिलंब प्रतिबल और दूसरी विकृति लेंगे कौन सी? आयतन विकृति। तो प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति, कौन सा प्रतिबल? अभिलंब तो प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर हो जाएगा अभिलंब तो प्रतिबल हो जाएगा, अभिलंब तो प्रतिबल हो जाएगा और विकृति हो जाएगी कौन सी? आयतन विकृति हो जाएगी, आयतन हो जाएगी विकृति। तो भाई इधर देखना, ये एक वस्तु ले ली मैंने, इसका सूत्र निकाल रहा हूं। इसका प्रारंभिक आयतन है v। इस पर यहां से बल लगाया, यहां से बल लगाया, यहां से बल लगाया, यहां से बल लगाया, तो पहले आयतन इसका कितना था? v। बल लगाने पर इसका आयतन रह गया कितना? v माइनस डेल v। बाद में आयतन कितना रह गया? v माइनस डेल v। पहले v था, कमी कितनी हो गई? डेल v की। कमी कितनी हो गई? डेल v की। पहले आयतन v था, बाद में v माइनस डेल v रह गया। डेल किसको बताता है? परिवर्तन को। पहले आयतन v था, बाद में v माइनस डेल v हो गया, तो कमी कितनी हो गई? डेल v की। किसकी कमी हो गई? डेल v की कमी हो गई। इधर देखना, तो k बराबर हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल क्या उतना होता है? F/A। प्रतिबल होता है F/A। विकृति कितनी है? डेल v अपॉन, विकृति क्या होती है? आयतन विकृति। आयतन में कमी बटे प्रारंभिक आयतन, और आयतन में कमी कितनी हो गई? डेल v। प्रारंभिक आयतन कितना है? ये तो थी ना आयतन विकृति, ये तो प्रतिबल हो गया और ये आयतन विकृति हो गई। पहले आयतन और ऊपर क्या होता है? आयतन में कमी। आयतन में कमी कितनी हो रही है? डेल v। ठीक है ना। ये हो जाएगा F/V अपॉन A डेल v। इधर देखना, यहां माइनस और लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। माइनस किसको बताता है? कि बल लगाने पर आयतन में कमी हो रही है। माइनस किसको बता रहा है? कि बल लगाने पर आयतन में कमी हो रही है। माइनस किसको बता रहा है? ठीक है ना। ये तो प्रतिबल हो गया F/A और विकृति कितनी हो गई? माइनस डेल v अपॉन v। कितनी हो गई? माइनस डेल v अपॉन v विकृति हो गई। ठीक है ना। सिर में दर्द हो रहा तो तेज। F/A और आयतन में परिवर्तन हो गया डेल v और प्रारंभिक आयतन हो गया v, और माइनस किसको बता रहा है? आयतन में कमी को बता रहा है। तो ये हो जाएगा यहां से माइनस F/V अपॉन A डेल v। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इधर सुनना, F अपॉन A को क्या लिख सकता हूं मैं? ये आ गया सूत्र, दाब। अरे बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब, तो माइनस PV अपॉन A डेल v, इसका सूत्र आ गया। ये इसका सूत्र है। F/A क्या होता है? दाब। साइड में ले लेंगे क्योंकि F/A बराबर होता है दाब, P बराबर दाब। तो ये आ गया सूत्र माइनस PV
सॉरी एफ अपॉन ए तो क्या हो गया, दाब हो गया, तो ये आ गया माइनस बी बी अपॉन डेल बी, ठीक है ना। ये दोनों गुणा होंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाता है फॉर्मूला। कुछ भी नहीं है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक आयतन v है, इस पर बल लगाने पर इसके आयतन में कमी डेल v होती है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अविलंब प्रतिबल तो है F/A, आयतन विकृति है डेल v अपॉन v, माइनस कमी को दर्शाता है तो ये हो जाएगा, और F/A होता है दाब, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब। बल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है, ठीक है ना। बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है क्योंकि इसका दाब लगा रहा है ना, दाब, ठीक है ना। तो दाब हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये सुनना, इसका विमीय सूत्र क्या आएगा भाई, विकृति का तो कोई विमीय सूत्र होता ही नहीं है, तो जो विमीय सूत्र यानी कि मात्रक से विमीय सूत्र आ जाएगा। मात्रक क्या होगा, विकृति का तो कोई होता ही नहीं है, प्रतिबल, बल का न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, तो न्यूटन का होता है m1 L1 T-2 और मीटर का L2, तो कितना हो जाएगा m1 L-1 T-2। अरे जो यंग का आया था वही तो आएगा, क्योंकि यंग में भी ऊपर प्रतिबल था और नीचे विकृति थी, तो विकृति का तो कुछ होता ही नहीं है, प्रतिबल का होता है, तो जो कल था वही आएगा, ठीक है ना। इधर सुनना, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, संपीड्यता, इसके बाद संपीड्यता, इसको प्रदर्शित करते हैं बीटा। ये क्या है, बीटा, ये क्या है, बीटा, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इधर सुनना, बीटा बराबर होता है 1/k आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहा जाता है। और इधर देखना कि ठोसों के लिए सबसे ज्यादा होता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, द्रवों के लिए उससे कम, गैसों के लिए सबसे कम। तो इसका मतलब ये तो हुआ, बीटा ठोसों के लिए सबसे कम, बीटा द्रवों के लिए इससे ज्यादा, और बीटा गैसों के लिए सबसे ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा संपीड्यता गैस की होती है, यानी कि गैस को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। संपीड्यता का मतलब है दबाया जा सकता, तो गैस को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, और ठोसों को थोड़ी दबा सकते, ये ठोस है, इसको कम से कम दबाया जा सकता है। तो गैसों की संपीड्यता सबसे ज्यादा और ठोसों की संपीड्यता सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि ठोसों का के सबसे ज्यादा होता है और गैसों का के सबसे कम होता है। ये चिन्ह तो जानते होंगे ना, जिधर की तरफ मुंह खुल रहा है वो मान ज्यादा है, और जिधर की तरफ मुंह बंद हो रहा है वो मान कम है। तो संपीड्यता सबसे ज्यादा किसकी है, गैस की, और ठोस की सबसे कम होती है। ये हो गया क्या, संपीड्यता बता दिया, के का व्युत्क्रम बीटा कहलाता है, बता दिया। अब तीसरा है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, इसको प्रदर्शित करते हैं नीटा। ये नीटा है, इधर सुनना। तो कौन सा तो प्रतिबल रह गया भाई, इधर सुनना, कौन सा तो प्रतिबल रह गया, अपरूपण तो प्रतिबल रह गया, और विकृति कौन सी रह गई, अपरूपणी विकृति रह गई। तो अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। तीसरा प्रतिबल अपरूपणी रह गया और तीसरी विकृति अपरूपणी रह गई। अपरूपण तो प्रतिबल और अपरूपण ही विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता या अपरूपण गुणांक कहा जाता है। तो ये ऐसा आ जाएगा, प्रतिबल होता है F/A, विकृति होती है थीटा।
मैंने थीटा से बताया था, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया अपरूपण गुणांक। इधर से मैं इसका सूत्र निकालूंगा तो एक डायग्राम बना रहा हूं, देखना यहां बना दूं डायग्राम। ये मैंने एक घर बना दिया, घर बना रहा हूं। ये मैंने एक घर बना दिया है, थोड़ा बड़ा बनाया जिससे साफ बनेगा, ठीक है ना। एक घर बना दिया जिसकी भुजा की लंबाई L है। अब मैंने कहा था अपरूपण विकृति में कि वस्तु के आधार को स्थिर रखकर इस नीचे वाले आधार को तो स्थिर रखेंगे और इस पर स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाएंगे। वस्तु के आधार को स्थिर रखेंगे, नीचे वाले को पकड़ लिया, नीचे वाले को पकड़ लिया, ऊपर से स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाएंगे तो जो विकृति उत्पन्न होगी वो अपरूपण विकृति होगी। तो नीचे वाले आधार को पकड़कर ऊपर वाली स्पर्श रेखीय दिशा में यहाँ बल लगाएंगे, ऐसे बल लगाएंगे तो ये वाली फलक कितने कोण से घूम जाएगी, थीटा कोण से घूम जाएगी, यानी कि इसमें थीटा विकृति आ जाएगी। नीचे वाले आधार को तो स्थिर रखा है और स्पर्श रेखीय दिशा में अपन क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो इधर देखना, बल लगाएंगे ये ऐसे हो जाएगा घन, आप देखिएगा ये घन ऐसे हो जाएगा। ये घन थीटा कोण से घूम गया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D मान लेते हैं, ये E मान लिया, ये F मान लिया, ये G मान लिया, ठीक है ना, ये H मान लिया, ये I मान लिया, जो मानना है वो मान लो, ये J मान लिया, ठीक है। तो भाई जैसे ही मैंने कहा कि ये इसके आधार को स्थिर रखेंगे, ये वाला आधार को पकड़ लिया, ऊपर से बल लगाएंगे स्पर्श रेखीय दिशा में, तो ये घन कितने एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा ना, यहां पर भी और यहां पर भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। ये घन ऊपर से कितने एंगल पे घूम गया, घन ऐसा हो गया। अब ये डॉट 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 लगा रखा है ना, डॉट 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 से, अब ये घन ऐसा हो गया, डॉट 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 वाला। भाई नीचे से किसी चीज को पकड़ेंगे और ऊपर से ये घुमाएंगे, ऊपर से इस पर बल लगाएंगे तो ये ट्विस्ट नहीं हो जाएगा कि यहाँ से घूम जाएगा, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से घूम जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमको विकृति निकालनी है। इधर देखना, बल तो यही है F बटे थीटा निकालना है। मैं कह रहा हूं कि थीटा बहुत छोटा है, थीटा छोटा है, तब ये थीटा बहुत छोटा है, तब थीटा किसके इक्वल टू होता है, tan थीटा। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो मैं इसको tan थीटा लिख सकता हूं। इधर देखना भैया, आपको काम देखने का है, नोट करने का नहीं है, PDF मिल जाएगी। F बराबर थीटा बराबर हो गया F अपॉन A tan थीटा, tan थीटा। ये वैल्यू मैं कह देता हूं कितनी दूरी तक विस्थापित हुआ है, ये डेल x, कितनी दूरी तक विस्थापित हुआ है, ये डेल x। G और H के बीच की दूरी कितनी है, डेल x। इतनी दूरी तक विस्थापित हो गया, कितने कोण से घूम गया, थीटा कोण से घूम गया, और ये इतनी दूरी तक विस्थापित हो गया, तो थीटा की जगह आ गया tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू किससे निकल जाएगी, समकोण त्रिभुज GHGA से, समकोण त्रिभुज HGA से tan थीटा, और tan थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, ये तो हो गया आधार, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण आधार हो गया GH, लंब हो गया GH और आधार हो गया GA। इसकी वैल्यू तो है डेल x और इसकी वैल्यू है L आधार की। तो tan थीटा की वैल्यू उठा के मैं यहां से यहां रख दूं तो नीटा बराबर आ जाएगा F अपॉन A डेल x, और ये L ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया, अपरूपण गुणांक में ये फॉर्मूला आ गया। F तो क्या होता है, बल, क्षेत्रफल, वस्तु की लंबाई, और ये क्या आई है, उसकी लंबाई में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ है इधर, ठीक है ना, इसमें कितना विकृति लगाने पर, यानी कि विकृति थीटा कोण से विकृति पर लंबाई में कितना चेंज हुआ है, डेल x। स्पर्श रेखीय दिशा में
कौन सी दिशाई, स्पर्श रेखीय दिशा में लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया। मैं दोबारा कह देता हूं कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल व अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का अपरूपण गुणांक कहा जाता है, इसको नीटा से कहा जाता है। और ये आ गया प्रतिबल, तो ये रहा, विकृति ये रही। थीटा छोटा है तो थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू किस घन से निकलेगी, जी, जे और डिफरेंस को। सबसे पहले मैंने घन बनाया, जे तो ये घन बनाया मैंने, और मैंने कहा इसके आधार को स्थिर रखकर, घन की लंबाई कितनी है L, आधार को स्थिर रखकर स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाते हैं तो ये क्या है, कितने एंगल से मूव कर जाता है, थीटा एंगल से मूव कर जाता है, और स्पर्श रेखीय दिशा में विचलन कितना आ जाता है, डेल एक्स। तो मैं इस समकोण त्रिभुज का ले लिया HGA से tan थीटा, ये विकृति आ गई, इतने कोण से घूम गई, इतनी विकृति आ गई थीटा की। तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू डेल एक्स है, आधार की L है, तो नीटा की वैल्यू आ गई। अब इसका मात्रक क्या होगा, विकृति का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही नीटा का मात्रक होगा, तो प्रतिबल का मात्रक मीटर बटे मीटर स्क्वायर वही होगा। और जब प्रतिबल का मात्रक मीटर बटे मीटर स्क्वायर, तो विमीय सूत्र भी यही आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल यही आएगा विमीय सूत्र। तो प्रतिबल और विमीय सूत्र, वो मात्रक और विमीय सूत्र वही आते हैं जो यंग के हैं। मात्रक और विमीय सूत्र यंग आयतन गुणांक और जड़ता गुणांक तीनों के समान आते हैं। तो हमने तीनों प्रकार के प्रतिबल देख लिए, हुक का नियम देख लिया, प्रत्यास्थता, विकृति, प्रतिबल, और तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक देख लिए। यंग, जब यंग की बात की थी तो हमने कहा अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति। आयतन की बात की थी तो आयतन में अभिलंब तो प्रतिबल और आयतन विकृति। और अपरूपण गुणांक की बात की है तो हमने बताया अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति है, और ये सूत्र आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, PDF में आपको सब मिल जाएगा, काम नोट करें, आप ढंग से पढ़ते रहें। अभी 4-5 दिन में ही, ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, 4-5 दिन में ही मैं इसको खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।